आपका बहुत बहुत आभार। आज जिस विषय पे मुझे बात करने को कहा गया है वो बड़ा व्यथित करने वाला विषय है, लेकिन बड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग भी है। कभी कभी होता क्या है कि समाज अपने कुछ नॉर्मल बना लेता है और उन नॉर्मल्स के हिसाब से हमारी ज़िंदगी चलती रहती है और हम कभी ठहर के ये सोचते नहीं हैं कि ये जो हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। और ये जो ह्यूमन वर्सेस मशीन की जो डिबेट है, ये पिछले 2-250 सालों से अलग अलग रूपों में हमारे सामने आती रही है कि आखिर ह्यूमन और मशीन में से कौन प्रिवेल करेगा। और आज जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में आ गए हैं, जहाँ पर डिबेट ये बन गई है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी हम एक स्टेज और आगे बढ़ गए हैं। और शायद इन दो स्टेजेस के बीच जितना बड़ा फासला हम आज देख रहे हैं, उतना बड़ा फासला कभी भी नहीं हुआ करता था। मैं हिस्ट्री पढ़ाता रहा हूँ, मैं सोशल फॉर्मेशंस पढ़ाता हूँ और उसमें मैं हिस्ट्री ऑफ टूल्स पढ़ाता हूँ कि मनुष्य ने जो है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी स्किल के हिसाब से और अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से टूल्स का निर्माण करना शुरू किया, औजारों का निर्माण करना शुरू किया और धीरे धीरे फिर हथियारों का निर्माण करना शुरू किया। उसने जितनी भी मशीनें बनाई, और मशीन का मतलब कॉम्प्लिकेटेड मशीन से नहीं होता है। जब हम शुरुआती जो है ह्यूमन एवोल्यूशन के फेज़ में थे तो खुरचनी जैसे जो छोटे छोटे औजार हुआ करते थे। छोटा सा पत्थर का ब्लेड है और किस काम आता है कि हड्डी के ऊपर जो मांस लगा रह जाता था उसको खुरच कर खाना होता था, इसलिए वो औजार उन्होंने बना लिया। एक तरीके का चाकू आप समझ लीजिए आज के संदर्भ में। धीरे धीरे जो टूल मटेरियल था वो बदलता चला गया। पहले पत्थर आए, पत्थर के आगे फिर उसके बाद मेटल आ गया, मेटल में भी कॉपर आया, कॉपर के आगे फिर कई सारी सिविलाइजेशंस में ब्रॉन्ज आ गया और फिर आयरन आ गया, लोहा आ गया और फिर आज तक लोहा प्रिवेल करता रहा है। लोहा के आगे इस्पात बन गया, उसमें स्टील बनाने लग गए लोहे के साथ में कुछ दूसरे तत्व मिला करके। तो कहने का मतलब है कि मनुष्य ने हमेशा अपनी ज़रूरत के लिए मशीन का निर्माण किया और वो ज़रूरतें इतनी ज़्यादा बढ़ती चली गई कि ना सिर्फ अब वो हमारी ज़रूरत बन गई हैं, बल्कि डिबेट यहाँ तक पहुँच गई है कि सुपर ह्यूमन जो है ना, वो शायद ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक दिन में सुपर ह्यूमन बन जाएगा। क्योंकि अगर हम इसी फ्रीक्वेंसी के साथ अपना डेटा उसको ट्रांसफ़र करते चले गए तो क्या होगा, एक दिन उसके पास सारी दुनिया का डेटा कलेक्ट हो गया। जैसे मैं आपको बात कहूँ, कई लोग इसकी बड़ी आजकल तारीफ़ कर रहे हैं कि अरे डॉक्टर्स की जॉब चली जाएगी, कल को तो टीचर्स की भी जॉब चली जाएगी, कल को इनकी जॉब चली जाएगी, उनकी जॉब चली जाएगी। ठीक है, बढ़िया है, उनकी ज़रूरत आपको नहीं रह जाएगी। आपको एक मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत रह जाएगी और उस मोबाइल फ़ोन में डेटा की ज़रूरत रह जाएगी। आप जो है किसी भी डॉक्टर को, जो एआई डॉक्टर होगा, उसको आप हायर कर लेंगे, उसका कुछ पैकेज होगा ऑनलाइन, वो आपको प्रिस्क्रिप्शंस लिख देगा। बहुत अच्छी बात है, आप तालियां बजाइए, आप खुशी मनाइए। मैं एंटी टेक्नोलॉजी नहीं हूँ, लेकिन मैं उस ह्यूमन सोसाइटी की कल्पना ज़रूर करना चाहता हूँ जहाँ मशीन जो है वो ह्यूमंस को प्रिवेल करेगी या ह्यूमंस को सुपरसीड कर जाएगी। एक तरह से कहें तो सुपरसीड कर जाएगा मतलब ये कि अभी तक हम मशीन को अपने हिसाब से इस्तेमाल करते आए हैं और कल को ऐसा ना हो कि ये मशीन हमको अपनी तरह से इस्तेमाल करने लग जाए। अब ये चिंता की बात तो है, और अगर ये चिंता की या चिंतन की बात नहीं है तो इसका मतलब है कि जो हो रहा है हम वैसा होता चला जाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो मूल संदर्भ ह्यूमन वर्सेस मशीन की डिबेट का ये है, जिस पर मुझे लगता है कि आगे लंबी बातचीत होनी चाहिए। दूसरा जो सायास प्रयास है कि हमारी अपनी पेरेंटिंग, हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिस्टम, हमारा जॉब सेक्टर, और हमारा कहने का मतलब सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्लोबली इस बात को कह रहा हूँ, वो पूरी तरीके से एक कैपिटलिस्ट कॉरपोरेट कल्चर के अधीन है। वो कल्चर बहुत ज़रूरी भी हो सकती है, गैर ज़रूरी भी हो सकती है, लेकिन हर एक चीज़ के ऊपर हमें जो है ना, जिसको कहते हैं ना, ठोक बजाकर विचार कर लेना चाहिए। तो वहाँ इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत। अगर मानव सभ्यता
बार बार रुक करके ये चिंतन करना छोड़ दे तो चेक्स एंड बैलेंसेस खत्म हो जाएंगे और ये गाड़ी अनियंत्रित होकर के कहां से कहां पहुंच जाएगी। आप कहिए कि सर क्या हो जाएगा, ऐसा कौन सा फर्क पड़ने वाला है। ठीक है भाई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच पहली बार दुनिया ने नए नए हथियार देखे, पहली बार। उसके पहले तकरीबन 50-70 साल पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बहुत ही ट्रेडिशनल ढंग से लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी दुनिया भर में। हालांकि बंदूकें आ गई थी, तोपें आ गई थी, लेकिन उसके आगे बढ़ कर के हमने ऐसे विध्वंसक हथियार बनाए और द्वितीय विश्व युद्ध का अंत होते होते जर्मनी और अमेरिका में होड़ लग गई कि किसके पास ज़्यादा विध्वंसक हथियार होंगे। और उसका अंत कहाँ हुआ? हिरोशिमा और नागासाकी पर। तब से ये दुनिया थर थर कांपती रहती है कि कहीं तृतीय विश्व युद्ध ना छिड़ जाए। यानी हमने मशीन या मैकेनिकल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करते करते एक ऐसी चीज़ अपने हाथ से बना दी जो क्षण भर में इस दुनिया को ख़त्म कर सकती है। हिरोशिमा नागासाकी की तुलना में हजारों लाखों गुना ज़्यादा शक्तिशाली परमाणु बम संपन्न देशों के पास आज मौजूद है। तो यहां पर हमें यह बात जरूर सोच लेनी चाहिए कि आखिर हम करना क्या चाहते हैं। हमारी बचपन से जो ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग में ह्यूमन एसेंस कहीं कम तो नहीं हो गया है। आज हम बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की। ये इमोशनल इंटेलिजेंस हमें पैदा करना पड़ेगा, क्रिएटिविटी हमें पैदा करनी पड़ेगी, इंट्यूशन हमें पैदा करना पड़ेगा। बच्चों में कैसे पैदा होगा? मैं छोटी सी बात आपको बताऊं कि हम बचपन से ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा क्लास में फर्स्ट आने लग जाए, क्लास में टॉप करने लग जाए। अब एक क्लास में 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, हर एक पेरेंट यही चाहता है कि मेरा बच्चा फर्स्ट आ जाए। अब आप बताइए कि ये जो 40 बच्चे हैं, अगर इनके ऊपर इक्वल प्रेशर है उनके पेरेंट्स का कि आप फर्स्ट आओगे या आप फर्स्ट आओगे, तो ये 40 में से कोई ना कोई एक फर्स्ट आएगा। 39 का क्या होगा? मान लीजिए फर्स्ट के बाद सेकंड, थर्ड से लेकर 10th ग्रेड तक के तमाम सारे जो लोग बच्चे हैं, उनके माँ बाप कहेंगे कि ठीक है 10th रैंक तक आई है, मेहनत करो, 5th में आओगे, फिर 3rd में आ जाओगे, फिर उसके बाद में फर्स्ट आ जाओगे क्लास के अंदर। लेकिन जो बेचारे बाकी बचे उनका क्या होगा? क्यों? क्योंकि हम बचपन से ये सोचने लग जाते हैं कि हमें अपने बच्चे को मेहनत करने वाली मशीन बनाना है, उन्हें डिसिप्लिन्ड बनाना है, उनका रूटीन फिक्स करना है, उनको मेहनत का महत्व सिखाना है। लेकिन ऐसा भी नहीं करना कि हम समझ ही ना पाए कि कब हम उसे ह्यूमन बनने से ज़्यादा मशीन बनने की ट्रेनिंग देते चले गए। कई बार ऐसे पेरेंट्स मुझे मिलते हैं जिनकी चिंता यही है कि अरे साहब, पढ़ाई में जो है बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, इसका कुछ जो है ना एक्स्ट्रा करिकुलर भी बहुत अच्छी नहीं कर पा रहा है, स्पोर्ट्स में भी अच्छा नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। सब कुछ आप ही तय कर लोगे तो बच्चा अपनी ज़िंदगी में क्या तय करेगा? ये हमारी पेरेंटिंग का बेसिक फ्लॉ है कि हम ये सोचते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी की जितनी अक्युमुलेटिव एस्पिरेशंस हैं वो हम उसके कंधे पर डाल दें। हम पूरा नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हमारा बच्चा पूरा कर लेगा। एक क्षण के लिए जरा हम सोच लें कि अपने माँ बाप की कसौटी पर हम कितने खरे उतरे। उनका कोई सपना हो सकता है कि मेरा बच्चा ये बनेगा, कुछ समय पहले तक कहते हैं हमारा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। ठीक है, सबके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे इस देश के भीतर। एकदम हवा चलती थी। हर इंटरमीडिएट साइंस साइड करने वाला, मैथमेटिक्स लेने वाला बच्चा कोई ना कोई इंजीनियरिंग का एग्जाम देगा ही देगा। बायोलॉजी इंटरमीडिएट में आपने ले ली है तो आप जाकर के सीपीएमटी या कोई जो है ना पीएमटी एग्जाम जरूर देंगे। कहने का मतलब है कि हमारा पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो भेड़ चाल में चलता है। अब बच्चा जो है ओवरबर्डन्ड है, प्रेशराइज्ड है। हमने बचपन में उसको सिखाया ही नहीं कि जीवन क्या है। जीवन क्या है मतलब जीवन आपकी पढ़ाई है, जीवन आपका कैरियर है, बहुत मैटर करता है। लेकिन जीवन में तो रस भी होना चाहिए। अगर रस नहीं है जीवन में, अगर सुख नहीं है जीवन में, अगर विराम नहीं है जीवन में,
अगर प्रसन्नता नहीं है जीवन में, अगर रंग नहीं है जीवन में, तो फिर जीवन क्या है? और हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक टक मेहनत करने वाला, दिन रात मेहनत करने वाला, फोकस्ड रहने वाला, एक ही जगहों पर मशीन जैसा बन जाए। इस पूरी कॉम्प्लेक्स डिबेट के अलग अलग एस्पेक्ट्स में मैं बहुत लंबी बातचीत कर सकता हूं, लेकिन मैं इस पूरी बात को अगर कट शॉर्ट करूं तो मैं ये कहूंगा कि जब हम बचपन से अपने बच्चे को ये चाहते हैं कि वो एक मशीन की तरह बिहेव करे, एक मशीन की तरह एक्ट करे, तो फिर अगर ये खबर आती है कि 25 साल की एक लड़की जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, वर्क स्ट्रेस की वजह से उसको स्लीपलेसनेस हो गई, उसको एंजाइटी हो गया, उसको डिप्रेशन हो गया, और उसको जो है उसको फेयर साइकिल्स आने लगे, रात में घबरा के उठ के बैठ जाने लगी वो, और फिर उसकी मृत्यु हो गई, तब फिर हम दुखी ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मैकेनिकल सिस्टम के भीतर हमने ये कंसेंसस बना ली है कि हम अपने ह्यूमंस फिट हो जाएंगे, हम हो जाएंगे, और हम अपने बच्चों को भी उसी तरह से मशीन बना देंगे। एक बार मुझे याद पड़ता है, एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उन्होंने हमारे साथ मीटिंग की वृंदावन में, और वो गांधीयन थे। उन्होंने कहा कि मैं गांधीयन हूँ, गांधी की वैल्यूज़ में विश्वास करता हूँ। फिर वो हमें गिनाने लग गए कि उन्होंने कहा कि जर्मनी में 8 आवर्स की वर्क प्रोडक्टिविटी 7.25 घंटे की है, जापान में 8 आवर्स की वर्क प्रोडक्टिविटी 8 घंटे की है, हिंदुस्तान में तो कुछ पता ही नहीं है, लोग बस बैठे रहते, कोई वर्क प्रोडक्टिविटी हमारी है ही नहीं। लेबर को ऐसा होना चाहिए, लेबर को कैसा होना चाहिए? 8 घंटे में आप जरा कल्पना कीजिए, 8 घंटे विदाउट पॉज। आप ये कल्पना करते हैं कि कोई काम करता चला जाए, ह्यूमन नहीं कर सकता, मशीन कर सकती है। लेकिन जब ये सोसाइटल कंसेंसस बन जाती है कि हम तैयार हैं मशीन होने के लिए, तो क्या होता है? एक छोटी सी फिल्म है, मॉडर्न टाइम्स, चार्ली चैपलिन की फिल्म है। यूरोप में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो दरअसल 18वीं सदी का जो दूसरा हिस्सा है, 19वीं सदी और 20वीं सदी, इन करीब 150-200 सालों में डेवलप हो रहा था। और चार्ली चैपलिन ने उसकी आलोचना, उसका क्रिटिक बनाया इस फिल्म के अंदर, मॉडर्न टाइम्स। और वो कन्वेयर बेल्ट होती ना, कन्वेयर बेल्ट आप देखते हैं कि वो बेल्ट चलती जा रही है, उस पर प्रोडक्ट रखे हैं एक जैसे, और कोई उस पर लेबलिंग करता जा रहा है, कोई उनके बोल्ट कसता चला जा रहा है, कोई जो है कुछ और करता चला जा रहा है। तो पहले उस ज़माने में, अभी तो सब कुछ बहुत ऑटोमेटिक हो गया है, लेकिन उस ज़माने में हर लेबर के सामने से वो कन्वेयर बेल्ट गुजरती थी, और जो मालिकान हैं उस कन्वेयर बेल्ट की स्पीड को ज़्यादा तेज़ रखना चाहते थे। भाई एक ह्यूमन की कैपेसिटी है कि वो अगर 2 बोल्ट उसको कसने हैं कन्वेयर बेल्ट में, तो एक आएगा, फिर वो इंतज़ार कर सकता है, फिर दूसरा आएगा, कस सकता है। लेकिन अगर यही कन्वेयर बेल्ट जोर जोर से चलने लगे, तेज तेज से चलने लगे, तो उसे ज़्यादा तेजी से ऐसे ऐसे एक्ट करना पड़ेगा। तो चैपलिन, जब वो लंच ब्रेक होता है, तो उस लंच ब्रेक में चैपलिन नॉर्मल ही नहीं हो पाते, वो जैसे बोल्ट कस रहे हैं वैसे ही एक्ट करते रह जाते हैं, कि उनकी नॉर्मल लाइफ में यही आ गया है कि वो मशीन की तरह काम कर रहे हैं। फिर जो उनके फैक्ट्री के मालिक हैं, वो एक मशीन का एक्सपेरिमेंट उनके साथ करते हैं कि चलो मैं तुम्हें, आपको जो है ना लंच ब्रेक भी ना देना पड़े, यहाँ एक मशीन रख दें जो कॉर्न है, मकई है, जो भुट्टा जिसको हम लोग कहते हैं, वो भुट्टा घुमाने वाली मशीन है कि आप नीचे से कन्वेयर बेल्ट में काम करते रहो और वो भुट्टा आपके मुंह पे आके लग जाएगा और अपने आप ही घूम जाएगा, आपको घुमाने की भी ज़रूरत नहीं, खा लो। और एक सूप वाली मशीन है जो चम्मच से ला करके आपको देती है। खैर बड़ा कॉमिक है, आप खुद जा करके देखिए, मॉडर्न टाइम्स, चार्ली चैपलिन। ये कॉमेडी नहीं है, ये कॉमेडी नहीं है, ये ट्रेजेडी है। उस ट्रेजेडी को निकालिए। मेरे जैसे टीचर का कर्तव्य ये नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में जो हो रहा बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा नहीं। मेरे जैसे टीचर का दायित्व ये है कि मैं आपको कहूँ कि जो कुछ भी हो रहा है उस पर सोच विचार के आगे बढ़ना है। इसलिए मैं ये बात आपको कह रहा हूँ। एक बार गुड़गांव के किसी कंपनी में एक एम्प्लॉय थी, एक लड़की, उसके पिता का मेरे पास फ़ोन आया, मेरे ख्याल से 10-12 साल हो गए होंगे। उन्होंने कहा कि सर
मेरी बच्ची से एक बार एक बात कर लीजिए, वो बहुत परेशान रहती है। उसने अपना बीटेक वगैरह कहीं से पूरा किया था, कहीं नौकरी करने लग गई थी। तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? उसने कहा सर प्रॉब्लम ये है अंकल कि मैं सुबह उठती हूँ 7 बजे, 1-1.5 घंटे में मैं मशीन की तरह तैयार होती हूँ। 8:30 बजे हमारी पिकअप वैन आ जाती है। वो पिकअप वैन करीब आधे घंटे 40 मिनट में हमें ऑफिस पहुँचाती है। वहाँ पर बायोमेट्रिक लगा हुआ है और हमें एक तय सीमा पर जाकर बायोमेट्रिक को प्रेस कर देना होता है, और अगर बायोमेट्रिक हम नहीं कर पाते हैं तो फिर वो पेनल्टी भी हो जाती है और डांट भी लगती है हमारी। और जब हम जाते हैं हमें इतना काम दिन भर में दे दिया जाता है कि हम शाम तक सांस नहीं ले पाते। लंच का जो टाइम है बस वो लंच टाइम है। मैंने उससे बात की, उसने कहा कि सर शाम के टाइम पर भी इतना काम होता है कि आधा घंटा 40 मिनट हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। एक ज़माना होता था, जब आप पुरानी फिल्मों में अगर देखिए कभी कभी आपको एक शब्द सुनाई देता था, वो शब्द था ओवर टाइम। ओवर टाइम का पैसा मिलता था, अब ओवर टाइम का पैसा नहीं है। हमारे नए लेबर रिफॉर्म्स आ गए हैं, वो कह रहे नहीं 8 घंटा नहीं, आप 12 घंटा काम करवा लो। यानी एक मनुष्य, एक आदमी, एक लेबर, उससे आप 12 घंटा काम करवा लो। कुछ दिन में होगा कि नहीं 12 नहीं 14-16 घंटा काम करवा लो। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। अब जिनको अच्छा लगना हो उन्हें अच्छा लगे, लेकिन मैं एज ए टीचर, मेरी मोरालिटी क्या कहती है, मैं कहूँगा कि नहीं सोच लो। उस बच्ची ने कहा कि हमें शाम को मैं 6 बजे निकलती हूँ, ट्रैफिक का टाइम होता है, वापस लौटती हूँ 7-7:30 बज जाता है। पीजी में हूँ, खाना खाती हूँ किसी तरीके से, इतनी बुरी तरीके से थक जाती हूँ मैं कि मैं रात में बस गिर के सो जाती हूँ। मैं अपने माँ बाप से बात भी नहीं करना चाहती, मेरे शरीर में कुछ नहीं बचा। उसके बालों का एक पैच यहाँ पर वाइट हो गया। 22 साल की उम्र में उसे डायबिटीज़ हो गया और ब्लड प्रेशर हो गया। ये 3 प्रॉब्लम्स उसको दिखाई दे रही थी, जो सिम्टमिक प्रॉब्लम्स थी, जो आप उसको, जिसको वो डायग्नोस कर रही थी। तो उसके पिता ने फिर बाद में मुझसे पूछा कि सर क्या सोचते हैं, क्या करना चाहिए? मैंने कहा मैं क्या करूं, आपने जहां भी उसे भेज दिया है जिस कंपनी में, वो बहुत एक्सप्लॉयटेटिव कंपनी है भाई। इस बच्ची की तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। 40-50 हज़ार रुपया की इस नौकरी के लिए अगर इसी वर्क स्ट्रेस में यह काम करती रही तो जीवन समाप्त है। तो हम कर क्या रहे हैं? हम इन बातों पर सोच नहीं पा रहे हैं। हमें लग रहा है कि अच्छा जमाने में ये चल रहा है तो यही होना चाहिए। अब मेरे जैसे जो लोग हैं वो कुछ सिरफिरे जो कहेंगे कि नहीं, टेक अ पॉज एंड थिंक, जरा सोच लिया जाए कि ऐसा ना हो कि ये ह्यूमन इंटेलिजेंस एक दिन हमें गुलाम बना ले। ऐसा ना हो कि ये जो एआई इक्विप्ड रोबोटिक्स है वो आगे चलकर के इतने इंटेलिजेंट रोबोट्स बनाने लग जाए कि हमारे ही 4-5 डमी खड़े हों और हम ही पहचान न पाएं कि इसमें से कौन असली है कौन नकली। ऐसा हो रहा है, ऐसी खबरें हैं, ऐसे सीक्रेट प्रोजेक्ट्स हैं। फिर मैं कहूँगा बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आज से 30 साल पहले जो कुछ भी साइंस फिक्शन लगता था, विज्ञान गल्प लगता था, आज रियलिटी है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये रजनीकांत वाली जो रोबोट फिल्म्स आपने देखी है ना, 2 फिल्म्स हैं शायद, एक रोबोट और एक रोबोट 2, उसमें जो चिट्टी अपनी सेना बना लेता है, आर्मी बना लेता है रोबोट्स की, वो चैलेंज बन जाता है। एक छोटी सी चिप से कंट्रोल हो रहा है। ब्लू चिप है तो अच्छा आदमी है, रेड चिप है तो बुरा आदमी है। ऐसा तो नहीं है कि ये जो विज्ञान गल्प है जहां रोबोट्स की सेना है, जो ह्यूमंस नहीं है, उनका अटैक हो रहा है ह्यूमन सिविलाइजेशन के ऊपर और हमें उसका सामना करना पड़ रहा है। सोच लो, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि जो 30 साल पहले विज्ञान का गल्प था, जो साइंस फिक्शन था, वो आज सच्चाई है। तो हमें ये तय तो करना पड़ेगा, एज एन इंडिविजुअल भी, एज ए सोसाइटी भी, एज ए सिविलाइजेशन भी, और एज अ ग्लोबल ह्यूमन सिविलाइजेशन भी, कि हम जहां बढ़ रहे हैं, अंधाधुंध बढ़ रहे हैं, हम अपने विनाश की तरफ अग्रसर तो नहीं हो जाएंगे। हमें तकनीक का, विज्ञान का, मशीन का सृजन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए उपयोग करना है, डिस्ट्रक्शन या विध्वंस के लिए उपयोग नहीं करना। मुझे लगता है कि मैंने जो मूलभूत सवाल थे इस पूरे टॉपिक से जुड़े हुए
उस डिबेट को आज खोल दिया है। इस पर हम आगे भी बात करते रहेंगे और मैं आपसे ये क्वेश्चंस वगैरह भी अभी इसके बाद लेता रहूँगा। हम ऐसे ही विषयों पर बार बार मिलेंगे, बार बार बात करेंगे। ये गैदरिंग जो है ना, ये मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल कर रही है, आपके साथ एक इंटरेक्शन है, क्योंकि मैं भी ह्यूमन हूँ, मशीन नहीं हूँ। कैमरा देख के बात करना मेरे लिए हमेशा कठिन था, तो अच्छा है कि अब एक छोटी गैदरिंग भी हमारे पास यहाँ आ चुकी है और मैं कम से कम ये समझ पा रहा हूँ कि मैं बात किससे कर रहा हूँ। शुक्रिया, मिलते हैं अगले ऐसे किसी लेक्चर में।